हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जनवरी 26 के एग्जाम्स अब कुछ ही दूर रह गए हैं और मैं आपके साथ आज एडवांस अकाउंटिंग का आरटीपी 2026 वाला लेकर आया हूं ताकि आप लोगों तक अपनी प्रैक्टिस में और थोड़ी सी हेल्प हो सके। आरटीपी 2026 की बात अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ एएस के क्वेश्चंस हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन उन्होंने नहीं रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने क्लासेस में भी कवर कर रखे हैं, डिट्टो सेम क्वेश्चंस हैं, मैं उनका भी डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। और साथ साथ जो नए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कई बार एक क्वेश्चन क्लिक कर जाता है, एग्जैक्टली सेम एग्जाम में आ जाता है, तो अच्छी बात है ना, 5-10 मार्क्स अगर इसमें से निकल आए तो क्या दिक्कत है। लेकिन उससे पहले आई होप आप सब अपनी पढ़ाई वगैरह सब अच्छे से कर रहे होगे। प्रॉपर रिविजन चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है और आप लोगों ने काफी बच्चों ने टेस्ट दिए भी हैं। इन केस कोई अभी नहीं दे पा रहा है तो लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले जरूर टेस्ट सीरीज दीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास होने में गेम चेंजर रहेगा आपका टेस्ट देना। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो आपको फिर बाद में पछतावा होगा। अभी थोड़ा टाइम लगा लो, एक्स्ट्रा निकाल लो, लेकिन दो। ये समझो मेरी बात को, ये टेस्ट देना जो होता है ना, ये हमेशा काम आया है, आज तक हर बच्चे ही काम आया है। तो अच्छा, जो आरटीपी 2026 का आया था जनवरी का, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आई थी। इवन वो अमेंडमेंट सितंबर वाले अटेम्प्ट में भी उसमें भी थी, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी 2 दिन पहले। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो वहां से देख लीजिए। उसके टेलीग्राम चैनल पे हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं और जो हमारी वीडियो थी वो तो वहां पे अवेलेबल है ही। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं फिर से लिख देता हूं, मेरे नाम से ही है, CA जतिन त्यागी अकाउंट्स गुरु। तो ये आपको वहां से मिल जाएगी, आप जाकर वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इवन क्वेश्चंस भी कराए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। जो क्वेश्चन जनवरी 26 के मॉड्यूल में गिवन नहीं है वो नए वाले मॉड्यूल में गिवन है, लेकिन एप्लीकेबल फॉर जनवरी 26 हो सकते हैं। मैंने वो क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो प्लीज जाके उन्हें भी करें ताकि आपको एमसीक्यू जो है वहां से निकलने का कोई चांस होगा तो एग्जैक्टली आता होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके साथ में अमेंडमेंट वाला पार्ट हमारा हो रखा है। आईसीआई ने इस आरटीपी में क्या क्या दिया है प्रैक्टिस पर्पज से, वो वाली बात कर लेते हैं। ये रहा जी। तो जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड आया हुआ है। एक बार आप 2 मिनट लगाकर इसको पढ़ेंगे, मतलब मैं पूरा टाइम लगाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो एक बार जरूर प्लीज एक बार गो थ्रू करो, ताकि मैं चाहूंगा कि आपको ये भी समझ में आए कि हाँ ये है किसका, कौन से एएस से पूछा गया, कौन चैप्टर से पूछा गया, पूरा समझ में आए। हाँ जी, आई होप आपने पूरा पढ़ लिया होगा। आइए मेरे साथ भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो कंपनी का नाम है गैसेस लिमिटेड, इंस्टॉलिंग अ 2000 किलोमीटर लॉन्ग गैस पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। प्रोजेक्ट इज क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब याद है बात कहां पे हुआ करती थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में बोरोइंग कॉस्ट के अंदर। ठीक है, एज पर AS 16 फॉर दिस पर्पस इट बोरोड फंड्स। कितना का लोन ले रखा है इन्होंने, 700 लाख का लोन ले रखा है, जो कि सब्सिडाइज रेट पर है एंड हैज टू पे एनुअली एंड इंटरेस्ट। कितना पे करना पड़ेगा, 70 लाख रुपए का इन्हें एनुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। द कंपनी हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड अनयूज्ड फंड। याद आया कुछ आपको, अगर मेरे पास कुछ फंड्स थे और मैंने उन्हें इन्वेस्ट कर देता हूं तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक इनकम आया करती थी, और यहां पर भी वही हो रहा है, एंड इज अर्निंग एन इनकम ऑफ ₹7 लाख एनुअली। आप सोचो 70 लाख का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, 7 लाख का इंटरेस्ट रिकवर हो रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ करता था वो सब कैपिटलाइज हुआ करता था, और अगर कोई अर्निंग आती थी स्पेसिफिक बोरोइंग से तो वो अर्निंग क्या करते थे, याद करो, माइनस करते थे। बिल्कुल सही बात है। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द कंपनी यूज ऑल फंड्स एंड नो इनकम इज नाउ बीइंग अर्न। यानी कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ कि आपके पास पूरे 70 लाख का इंटरेस्ट गया, 7 लाख की अर्निंग भी आई, लेकिन सेकेंड ईयर से आपने सारे पैसे यूज कर लिए, तो इसका मतलब कोई अर्निंग नहीं आएगी। ये वाला क्वेश्चन ने पॉइंट बोला है।
During the year 5, the company has completed one stretch of 100 किलोमीटर which is operational between 2 points and is capable of intended use. यानी कि 2000 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब इसके ऊपर कैपिटलाइजेशन रुक सकता है। याद है आपको कहा था पार्शियल कंप्लीट हो जाए और वो केपेबल फॉर इंटेंडेड यूज हो, तो इन दैट केस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती थी, कैपिटलाइज होती थी, वो अब रुक जाएगी। अब इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा। एंड नाउ फॉर द ईयर 1, हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज टू द प्रोजेक्ट? क्या लगता है पहले साल में कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए? अब अगर आप देखो ध्यान से, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने पे किया है फर्स्ट ईयर के अंदर वो किया है 70 लाख का, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्निंग आ गई है तो वो बन जाती है आपकी 7 लाख की। तो 70 माइनस 7 अगर हम देखा जाए तो कितना इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज होना चाहिए? 63 लाख का हमारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए, यानी कि ए पॉइंट का थर्ड आंसर बनेगा हमारी तरफ से। बड़ा सिंपल सा एएस का पार्ट है, सिंपल से पॉइंट से आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे क्या क्या होगा। फॉर द ईयर 2, हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज टू द प्रोजेक्ट? क्या लगता है सेकेंड ईयर में 70 लाख का इंटरेस्ट फिर से बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या अर्निंग आएगी इस बार? नहीं, इस बार कोई अर्निंग नहीं आने वाली है, तो अर्निंग हो चुकी है 0। इस बार कितना कैपिटलाइज करोगे? 70 लाख, यानी कि बी का फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि आपके लिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन सितंबर 25 के भी एमसीक्यू एग्जाम पेपर में आए थे। बहुत आसान पेपर था, मैंने सारे एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी डाले थे, और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं अगले वाला एमसीक्यू भी आसान होगा। प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं। फॉर द ईयर 5, हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस्ड? क्या लगता है कितनी बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस होनी चाहिए? अगर आप ध्यान से देखो तो जो आप 2000 किलोमीटर की बात कर रहे थे उसमें से 100 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया है। कितना कंप्लीट हो गया? 100 किलोमीटर का कंप्लीट हो चुका है। आपका पूरे के लिए 70 लाख जा रहा था, 70 लाख जा रहा था, और अब मैं कह सकता हूं कि 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। 1900 किलोमीटर का अभी काम चल रहा है, तो 100 किलोमीटर वाला का जो इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो एक्सपेंस बन जाएगा, और जो 1900 किलोमीटर वाले का जो इंटरेस्ट जाएगा वो आपके लिए उसी की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा और एसेट का ही पार्ट बन जाएगा। तो क्या लगता है कैसे निकालें इसे? आप खुद सोच के देखो, 70 लाख रुपए का इंटरेस्ट एनुअली जा रहा है पूरे 2000 किलोमीटर के लिए, जिसमें से 100 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 70 लाख इंटू 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2000 किलोमीटर, ये बोरिंग कॉस्ट ऐसी है जो अब कैपिटलाइज नहीं हो सकती है। तो 70 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं इससे 2000 से और इंटू 100 कर दूं, तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, तो ये मेरी तरफ से बन जाता है 3.5 लाख। तो 3.5 लाख जो है हमारी तरफ से इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा सर, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस 3.5 लाख रहेगा तो कैपिटलाइज कितना होगा? जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर द ईयर 5, हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज टू द प्रोजेक्ट? 70 लाख में से आप कहते हो जी 3.5 लाख एक्सपेंस है, तो बाकी कितना बचा? 66.5 लाख जो कैपिटलाइज होगा, और इसके हिसाब से हमारा आंसर बन जाता है डी का सेकंड। लो जी, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या चाहिए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन जो भी है, जैसा भी आएगा आपको करना है, आपको आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। चलिए, तो ये पहले 4 क्वेश्चन एक बार आपको दोबारा से गो थ्रू करने, प्लीज कर लीजिए। मैं एक बार इसको यहीं पे आपको मौका दे रहा हूं 1 मिनट का, आप 1 मिनट के उस पर चेक करिए, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे। जी, यहां तक कंप्लीट सब कुछ, चल सकते हैं फिर आगे। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 के बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अ डीलर इन मशीनरी
शक्ति इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड लीज आउट वन ऑफ इट्स मशीन्स टू डेल्टा टूल्स लिमिटेड ऑन अ 3 ईयर ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज यानी याद है आपको AS19 का क्वेश्चन था, मतलब AS19 के अंदर द मशीन वॉज गिवन ऑन इक्वल एनुअल लीज रेंटल। मतलब आपको मैं याद दिला दूं ऑपरेटिंग लीज क्या था। लीज AS19 के अकॉर्डिंग दो तरह की लीज होती है, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो लेसर है वो लेसी को अपना एसेट देता है राइट टू यूज के लिए, बट उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करता ऑपरेटिंग लीज के अंदर, यानी कि आप एसेट को यूज कर रहे हो रेंटल पर्पस की तरह से। लेकिन अगर आप अपने एसेट के राइट टू यूज के साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर वो फाइनेंस लीज बन जाता था। यहां पर वो साफ साफ कह रहा है जी हमने ऑपरेटिंग लीज पे दिया, यानी कि रेंट पे दिया है। मशीनरी वॉज गिवन ऑन इक्वल एनुअल लीज रेंट, यानी कि आपको एनुअल लीज रेंट इक्वल मिलेंगे एंड द डीलर इंटेंडेड टू अर्न a 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, यानी कि जो भी मशीनरी की कॉस्ट है उसके ऊपर 20% मार्जिन वो अर्न करना चाहता है। द कॉस्ट ऑफ द डिलीवरी मशीनरी टू द डीलर वॉज 3 लाख रुपए। तो अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ द मशीन 3 लाख रुपए है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाना चाहता है 20% का, यानी कि वो हो गया 3,60,000 रुपए। यानी कि इसको मशीन को रेंट पे देकर 3,60,000 कमाने किसी भी तरह से। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीनरी इज एस्टिमेटेड 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल में कमाए जाएंगे वो। एंड द टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज गिवन बिलो। अच्छा 5 साल की लाइफ है, लेकिन हमें कितने साल में मिल रही है, कितने साल के लिए मिल रही है, 3 साल के लिए। और 3 साल या 5 साल जो भी इसका आउटपुट है वो ये है, यानी कि मैं अगर इस मशीन को जिसकी लाइफ 5 साल है उसे अगर लीज पे लेता भी हूं तो वो 5 साल में मुझे इतने आउटपुट करके देगी। 5 साल में टोटल आउटपुट कितना बन रहा है, 5 और 6 11 4 15 16 6 22 8 3, यानी कि 3 लाख यूनिट में प्रोड्यूस कर सकता हूं इससे। और पहले 3 साल जब तक मैं इसे रखूंगा अपने पास तब तक कितना कर पाऊंगा मैं इससे, यानी कि 5 और 6 11 और 4 15, यानी कि मैं 1.5 लाख। यानी कि देखा जाए तो मैं इस मशीन का 50% यूटिलाइजेशन कर लूंगा 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर मैं इस मशीन का 50% यूटिलाइजेशन कर सकता हूं। अंडर द लीज एग्रीमेंट डेल्टा टूल्स लिमिटेड विल यूज द मशीन फॉर 3 years 1 2 3, then return it to Shakti Equipments Private Limited. The dealer recognize revenue as per AS9 and revenue recognition, since the transaction represent revenue from services rendered in the form of lease rental. You are required to compute the amount of annual lease rent that will be provide the dealer with a 20% profit margin on cost. बेसिकली अब डीलर को जो है जो प्रोवाइड कर रहा है लीज के ऊपर उसे 3 साल में कितना एनुअल लीज रेंट मिलना चाहिए वो बताइए। अब आप खुद सोचो, उसे 3,60,000 रिकवर करने हैं इस 3 लाख की यूनिट से। उस 3 लाख में से पहले 3 साल में 1.5 लाख यूनिट कंज्यूम हो जाएंगी, यानी कि 3,60,000 जो यूनिट्स हैं आपके क्या नाम है, जो आपका अमाउंट है रिकवरी का आपका लिए, वो अमाउंट आपने पहले 3 साल में रिकवर करना है। और वो पहले 3 साल के अंदर जो आप रिकवर कर रहे हो उसके लिए आप आधा यूटिलाइजेशन तो कर ही लोगे पहले 3 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये 3,60,000 आपके लिए जो अमाउंट निकल के आ रहा है ये 3 लाख यूनिट का था, जिसमें से 1.5 लाख यूनिट आप यूज करोगे। तो कहीं ना कहीं आप कितना रिकवर करना चाहते हो, 1,80,000 रुपए, यानी कि 1,80,000 का अमाउंट आपसे रिकवर करेगी वो डीलर। और वो कितने साल में करेगा, 3 साल में करेगा। तो हर साल का एनुअल लीज रेंटल कितना बन जाता है, 60,000 रुपए। तो बेसिकली इसकी वर्किंग के हिसाब से 60,000 बन रहा है। आप चेक करिए आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि आपके पास एनुअल लीज रेंटल कितना बन जाएगा, 60,000 रुपए। मैं एक बड़ी सिंपल भाषा में बोलता हूं, मैं एक मशीन से 3 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं, 5 साल उसकी लाइफ है, मैंने उसको किसी को लीज पे दिया 3 साल के लिए। 3 साल में वो बंदा 1.5 लाख यूनिट यूज कर लेगा या प्रोड्यूस कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, जो भी आप कहना चाहते हो, यानी कि वो इस मशीन का आधा बेनिफिट वो ले लेगा। मैं चाहूंगा ना कि मेरी मशीन की कॉस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट आधा इससे निकल के आए, तो इसका मतलब 1,80,000 रुपए, 3,60 का आधा 1,80,000 में इससे रिकवर कर लूं, और वो 1,80,000 में 3 साल में रिकवर करने हैं, एनुअली करने हैं, तो मुझे 3 साल में 60 रिकवर करना है, इक्वल बेसिस, बेस्ट बेसिस। बताइए आप सब बोलिए, क्या ये बात समझ में आती है? इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू दिख जाए आपको ऐसा। तो और ये क्वेश्चन AS19 हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 24 है, पूरा क्वेश्चन कर रखा है हमने इसके ऊपर, डेफिनेशन की बात भी कर रखी है इसके ऊपर। तो ये जिनको भी डाउट हो जाके वो क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा, पूरा करेगा। उसके अलावा 2 क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुके हैं उसके बाद। तो क्वेश्चन बुक आरटीपी के अंदर कुछ नया नहीं आता है, मोस्टली करा हुआ आता है या आसान आता है, बस आपने उसे कितने अच्छे से कर रखा है, कितने से आपको याद है,
उस पर सारी गेम डिपेंड करती है। ये लीजिए अगला अपने पास AS2 का क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए पहले। हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया आपने पूरा? चेक करें। A private limited company manufacturing fancy terry towels had valued its closing inventory of finished goods at the realizable value. finished goods को तो वैल्यू किस पे करते थे सर? कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, और ये किस पे दिखा रहा है? एनआरवी पे। गलत कर रहा है। इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट एंड द एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव्स, वो अलग बातें हैं। फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैड बीन रिसीव्ड एंड goods were packed for export but the ownership in these goods had not been transferred to the foreign buyers, यानी कि गुड हमारे पास ही गोडाउन में पड़े हुए हैं। कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री बाय द कंपनी, क्या लगता है कंपनी ने सही करा क्या? जब तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो गुड्स आप ही के पास पड़े, गुड्स का पोजेशन भी आपके पास पड़ा हुआ है। इन दैट केस हाँ, वो पैक्ड तो है लेकिन रेडी फॉर डिलीवरी नहीं है। अगर AS9 के पॉइंट से भी बोले तो हम सेल कब करते हैं? जब वो रेडी फॉर डिलीवरी होते हैं। तो यहां पर रेडी फॉर डिलीवरी है लेकिन आप कह सकते हैं कि आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। इन दैट केस सेल तो नहीं हुई है, यानी कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही बनेगा। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर बनेगा तो फिनिश गुड्स की फॉर्म में उसका वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यहां पर इन्होंने किया है वो गलत है, मैं कह सकता हूं। मैं इसके साथ इवन एक काम करते हैं ना, इसे ढूंढना क्या है बार बार, मैं आपके लिए इसे एक बार और खोल देता हूं, यहां पर इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा साथ साथ ही। सॉल्यूशन ताकि हम सॉल्यूशन को भी रीड करते हुए चलें साथ साथ और काम बन जाए। ये लीजिए, ये आ गया सॉल्यूशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री स्टेट दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। AS9 on revenue recognition states at certain stages in specific industries such as when agricultural crops have been harvested or mineral oils have been extracted, performance may be substantially complete prior to the execution of transaction generating revenue. In such cases, when sale is assured under forward contract or a government guarantee, or when market exists, there is a negligible risk of failure to sell. The goods invoiced are often valued at net realizable value. बेसिकली वो AS9 के परस्पेक्टिव से कह रहा है। एंड टेरी टॉवल्स डू नॉट फॉल, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और टेरी टॉवल जो फॉल कैटेगरी में फॉल ही नहीं करेगा ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और मिनरल ऑयल्स। तो अकॉर्डिंगली टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट स्टेटेड, द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स फैंसी टेरी टॉवल्स should have been valued at, किस पे वैल्यू करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड नॉट एट NRV. Further, export incentives are recorded only in the year when the export sale takes place. Therefore, the policy adopted by the company for valuing its closing inventory of inventories finished goods is not correct. Basically, cost और NRV whichever is lower होना चाहिए था, ना कि NRV पे वैल्यू कर दें। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि हमें अपना इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करना होता है? कॉस्ट और NRV whichever is lower. परफेक्ट है। चलिए अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट के हिसाब से हमारे पास आता है AS नंबर 2 के बाद अगला AS, और ये है AS4। ये लीजिए, AS4 है कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एक बार आप पढ़ेंगे पहले पूरा, पढ़ने के बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा ताकि समझ में प्रॉपर आए।
हाँ जी बच्चों, आई होप आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक बार आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। मैं आपको पहले याद दिला दूं AS4 है क्या। AS4 था आपका कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जिसमें हम इवेंट्स देखते थे, एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है। उसी के रिगार्डिंग आपका AS4 का क्वेश्चन होने वाला है। You are the accountant of Zenith Industries Limited, a company engaged in the manufacture and sale of consumer product across India. The company has its corporate office in Mumbai and extensive network of stockists and distributors throughout the country. You are preparing the financial statement for the year ended 31 March 2025. After the close of the financial year, the following significant events and accounting consideration came to light. A. फायर एक्सीडेंट 10 अप्रैल 2025। देखो 31 मार्च 25 को अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। 10 अप्रैल 25 को मेजर फायर ब्रोक आउट एट द कंपनीज वेयर हाउस, रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ अनइंश्योर्ड स्टॉक वर्थ ₹10 लाख। हाउएवर द कंपनी मैनेज टू रिकवर सैल्वेज 2 लाख रुपए की। क्या लगता है आपको? आपका था फायर वाला केस एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग के अंदर अगर फायर अकर्ड हो जाए तो क्या उसके रिगार्डिंग कंटिजेंसी 31 मार्च के दिन एग्जिस्ट करती थी? क्या कोई एडिशनल एविडेंस था कि 31 मार्च के दिन आग लगने वाली है? अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं था तो ये इवेंट हमारे लिए क्या होता था? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और अगर आपको पता था कि हाँ इससे गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट पड़ सकता है तो आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इसका डिस्क्लोजर देते थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया और कोई इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलने वाला है तो आप अपने अकाउंट्स को चेंज करके बना लिया करते थे। तो ये फायर एक्सीडेंट वाला केस है। आप लीजिए आईसीआई के आंसर अकॉर्डिंग देख लीजिए। Event occurring after the balance sheet date that represent material changes or commitment affecting the financial position of an enterprise must be disclosed in accordance with the paragraph 15 of AS4 on contingencies and event occurring after the balance sheet date. The treatment of each event is explained below. Fire accident की बात कर रहे हैं and loss of uninsured stock. The key consideration is whether the impact of the loss is material. कितना बड़ा नुकसान था? The fire occurred after the balance sheet date and does not relate to any condition existing on 31st March 25. 31 मार्च के दिन ऐसी कोई हिंट थी ही नहीं कि आग लगने वाली है। Therefore, it is a non-adjusting event. Obviously बात है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दिखाई काम चला सकते हैं अगर गोइंग कंसर्न पे फर्क पड़ेगा तो। However, since the loss is material, not only due to the uninsured nature of the stock, but also due to the company's exposure to future risk. The fact of the fire and uninsured position must be disclosed in the financial statement. The disclosure should include the nature of the event, its estimated financial effect, and information regarding future vulnerabilities if determinable. तो बेसिकली उन्होंने क्या बोल दिया? ये हमारे लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल है तो आपको इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए और इसका डिस्क्लोजर तो आप दे रहे हैं उसके बारे में भी बताइए किस तरह का इवेंट था और ये कितना नुकसान करके गया, इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी बातें। और इस प्लीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला केस, सेकंड वाला केस कौन सा आया है? वो है जी लीगल क्लेम का। ऑन 18 अप्रैल को अ पार्टी फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी alleging that one of its advertisement was misleading and caused loss to the competitors and the suit damage cost rupees कितने रुपए का जी? 20 लाख रुपए का। बेसिकली एक आपके ऊपर एक केस फाइल हुआ है 18 अप्रैल के दिन, 31 मार्च को सपोज क्लोज हो चुका होता है एंड कंपनी अलेजिंग दैट कि भाई आपकी एक एडवर्टीजमेंट से ना कॉम्पिटिटर्स को लॉस हो रहा है तो इसके अगेंस्ट आपको 20 लाख का क्लेम देना पड़ेगा। तो क्या लगता है इसके रिगार्डिंग कोई पहले से कंटिजेंसी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं करती। तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सर क्या करें, इसको दिखाएं ना दिखाएं? बेटा इस चीज पे देखो कि आपके लिए ये केस जो है आप हारने वाले हैं, जीतने वाले हैं, क्या पोजीशन है, और आपको लगता है कुछ भी ऐसा नहीं पता चल रहा है तो सिंपल सी बात है जी, नोट्स टू अकाउंट में दिखा दीजिए। कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह नोट्स टू अकाउंट में आ जाएगा और काफी रहेगा, इतना ही हमारे लिए बहुत है। आई बार चेक करते हैं इसके आंसर को लेकर क्या बोला गया। Legal suit filed against the company. The lawsuit was initiated after the balance sheet date and does not provide additional evidence of any condition that exists on 31st March 25. Therefore, it is also a non-adjusting event. In accordance with the paragraph of 16 AS4, this should be disclosed as a contingent liability, and the disclosure should include the nature of the contingency, an estimate of the financial effect, and uncertainties that might affect the outcome of the case in the फ्यूचर पीरियड। तो बेसिकली नोट्स को कौन में दिखाना है? कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलें, आपके लिए हो सकता है कि क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम के अंदर। उसके अलावा चेक इन हैंड एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। Zenith Industries Limited sell its product to stockists all over India.
As part of its year-end accounting on 31st March 25, the company proposes to recognize all checks bearing date 31st March 25 or earlier received from stockists as check in hand by reducing the trade receivable. यानी कि एंट्री कर दीजिए बैंक की जगह चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल. These checks are proposed to be shown under the cash and cash equivalent in the balance sheet. वो चाहते हैं कि इसको बैलेंस शीट में दिखाएं. However, the following two categories of checks exist. इसमें भी दो तरह के चेक्स आ गए. Check collected by the marketing personnel of the company from stockists on or before 31 March, which were physically in the company's possession as on that date. वो कंपनी के पास आ चुके हैं चेक 31 मार्च या उससे पहले. And checks sent by stockists through courier on or before 31 March but received by the company in April 25 after the balance sheet. All checks were deposited in the bank and realized in April में चेक में बैंक में डिपॉजिट हुए. तो बेसिकली हो क्या रहा है भाई, मान लीजिए आप दिल्ली में, आपका यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में स्टॉकिस्ट हैं आपके जो आपका स्टॉक रख के बैठे हैं, काइंड ऑफ कंसाइनी. तो ये आपको भेज देते हैं और ये जो आपको भेज रहे हैं ये आपके पास बैंक में जमा हो रहे हैं 4 तारीख को या अगले अप्रैल के महीने में. तो क्या ये चेक इन हैंड की एंट्री, चेक इन हैंड डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल सही है, ये बताना है. दूसरा कह रहा है जी ये वाला चेक जो है ना वो रास्ते में, कोरियर में रास्ते में पहुंचा ही नहीं हमारे पास. तो कह रहा है जी इस वाले केस में और इस वाले केस में चेक इन हैंड का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो देखो इस वाले केस में तो पहुंच चुका है, तो फिर चेक इन हैंड की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि बैंक में ही डाला है, बैंक में बाद में डालने वाले हो. तो चेक इन हैंड डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल ये ठीक लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. और इस वाले केस में चेक अभी पहुंचा ही नहीं है, तो इन दैट केस में एंट्री कैसे करूंगा. समझ रहे हो बात को. तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो कहां पर है कहां पर नहीं है. ये देखिए चेक इन हैंड, checks collected by marketing personnel. These checks were physically collected by the company employee on or before 31st March 25. Since marketing personnel act as a representative of the company, the collection of check by them constitutes receipt by the company itself. The ability of the stockist is discharged upon handing over the checks, and such check represent an adjusting event as per AS. बिल्कुल सही बात है. फर्स्ट पॉइंट में कहता है अकॉर्डिंगली द चेक कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सनल शुड बी एडजस्टेड इन द बुक्स बाय रिड्यूसिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड रिकॉग्नाइजिंग देम एज चेक इन हैंड अंडर द हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. प्रॉपर डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट शुड आल्सो बी मेड रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड फॉर रिकॉग्नाइजिंग सच चेक. ठीक है. उसके अलावा जो चेक उन्होंने भेजे जो कोरियर में है, इवन इफ द चेक आर डेटेड 31 मार्च और अर्लियर, दे वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ओनली आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. इसका मतलब जो 31 तारीख को चेक हमारे पास नहीं पहुंचे वो 31 तारीख के बाद ही पहुंचेंगे. हेंस द इवेंट ऑफ देयर रिसीट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कंडीशन एग्जिस्ट एट 31 मार्च. इसका मतलब ये मेरे लिए एडजस्ट नहीं हो सकते. दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. सच चेक शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द पीरियड इन विच दे आर एक्चुअली रिसीव. जब आए तभी रिकॉर्ड करना, irrespective of their date. Further, since the event does not materially affect the company's financial position, no disclosure is necessary in the director's report or notes. तो बेसिकली जो चेक हमारे पास पहुंच चुके हैं उनकी तो हम एंट्री करेंगे, एडजस्टिंग इवेंट है. लेकिन जो चेक अभी तक हमारे पास पहुंचे ही नहीं है तो वो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, वो मेरे लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. बताओ, अच्छा क्वेश्चन था, तीनों पॉइंट अच्छे थे इसके अंदर. तो ये आप मान के चलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, शायद आपको दिख जाए एग्जाम के अंदर. ये लीजिए अगला एक पॉइंट आ गया AS5 का, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. और वो सिर्फ ये पूछ रहा है आपसे, द अकाउंटेंट ऑफ Burl Limited has asked you to identify the following item as change in accounting policies, change in accounting estimate, extraordinary item, prior period item और ordinary activity. तो 8 पॉइंट्स हैं आपके पास. एक बार 8 पॉइंट्स को देख लीजिए अपने पास. मैं तो बोलता हूं लिस्ट बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा कि भाई ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, और फिर मैं 8 पॉइंट का डिस्कशन आपके साथ करूंगा. प्लीज 8 पॉइंट को लिखिए एक बारी बैठ के, जल्दी से लिखेंगे फटाफट.
हाँ जी बच्चों, आई होप आप सबने सारे लिख लिए होंगे अब तक। चेक कर लें एक बारी। आइए, सबसे पहले हमारे पास है जी नॉन प्रोविजन फॉर सैलरी ऑलरेडी ड्यू इन अर्लियर ईयर। आपने एक ऐसी सैलरी जो कि अर्लियर ईयर में ऑलरेडी ड्यू हो चुकी थी, आपने उसका कोई खर्चा वर्चा बुक नहीं कर रखा है, इसका मतलब आपसे हुई है गलती है। तो 5 पॉइंट हुआ करते थे इसके अंदर। ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जिसके अंदर आप बात करते थे क्या एक्ट के लिए जो कि थोड़ा इफेक्ट ज्यादा डाल रही है। ऑर्डिनरी के अंदर एक्सेप्शनल आइटम्स, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्टिविटीज, तीसरा आपके लिए आता था प्रायर पीरियड आइटम्स, फोर्थ आता था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और फिफ्थ आता था चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। यहाँ पर जो है आपने गलती हुई है, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर इसका इफेक्ट आना चाहिए चेंज या आपके लिए प्रायर पीरियड आइटम, सॉरी प्रायर पीरियड आइटम, क्योंकि आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया, वो गलती है आपकी, आपको इस साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रायर पीरियड आइटम। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए क्या है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो मैंने एग्जांपल भी दे रखा था। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या था? यानी कि भी आप किसी से लोन लेते हो और लोन लेके लोन चुका नहीं पाते, तो बैंक आता है आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है, तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट होता था। ये लीजिए। उसके अलावा अगला, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉइज। न्यू पेंशन स्कीम को लेके आना, याद है आपको? इसके ऊपर एग्जांपल भी था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर। तो अगर आपने कोई न्यू स्कीम पहली बार ऑप्ट की है, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानी जाएगी, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बात है, तो नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटी तक ट्रीट करेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉइज इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरी एक्टिविटी। चेंज इन रिजर्व फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। आप ऑब्सोलीट इन्वेंट्री के लिए रिजर्व में चेंजेस लेकर आ रहे हो, जो पहले सोचा था उसके अलावा बदल गया है, तो ये आपके लिए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की तरह हो जाएगा। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तो समझ में आता है। सेटलमेंट कर रहे हो लिटिगेशन केसेस की, सेटलमेंट कर रहे हो लिटिगेशन केसेस की, ये ऑर्डिनरी में एक्सेप्शनल बात हुआ करती थी, तो ये लिटिगेशन सेटलमेंट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी बट रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर। सेपरेट डिस्क्लोजर दिखाना दे पड़ेगा आपको। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। बेटा लेजिस्लेटिव चेंज हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी बोला जाएगा आपका। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? यहां तक पॉइंट समझ में आता है? एंड देन उसके अलावा आपके पास है चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। याद है आपको अकाउंटिंग पॉलिसी दो बातें आती थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल। यहाँ पे मेथड चेंज हो रहा है, कॉस्ट में जो वो था मेथड था आपका, मॉडल से आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं, इन दैट केस आपको जो चेंज करेंगे आप, तो ये आपके लिए मेथड चेंज बोला जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। और उसके अलावा गवर्नमेंट सैंक्शन कर रहा है ग्रांट इन करंट ईयर फॉर एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, जो ऐसे खर्चे पिछले साल थे और आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, इस बार आके गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था, तब आपने इसको रिकॉर्ड करा, तो यहाँ पर ये आपके लिए फिर से क्या बन जाएगा? प्रायर पीरियड आइटम। तो लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हैं, हमने AS5 के टाइम पे ऐसे 2 क्वेश्चन देखे थे। तो सिंपल है यार, कोई इतना खास मुश्किल नहीं है, एक बार गो थ्रू हो जाएगा तो आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, तो एक बार आप प्लीज टाइम निकाल के जरूर इसको पूरा देख लेना, एक साथ देख लोगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए जी, अगला को आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप फिर से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा, जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार फिर से। हाँ जी, पढ़ लिया पूरा? करें डिस्कस। देखिए, Best Limited is engaged in the business of providing consultancy services. A few days back,
it received a notice from GST department raising a demand of GST on consultancy services provided by it for these 2,50,000. And now, recently, Best Limited paid the demand in the books. The payment is recorded as an extraordinary expenditure. अभी हमने देखा था ना, लिटिगेशन वाला पॉइंट आया था, तो हमारे लिए एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी की तरह बात कर रहा था वो. हाँ, ये कह सकते हो कि आप ये एक्सेप्शनल अमाउंट हो जाता है. Whether payment of tax demand raised by the taxation authority can be recognized as an extraordinary item. नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं बनता. एक बार चेक कर लेते हैं पूरा का पूरा. No payment of tax can be recognized as an extraordinary item. As per AS5, extraordinary items are income or expense that arise from event or transaction which are clearly distinct from the ordinary activity of the enterprise and therefore are not expected to reoccur frequently or regularly. In the instant case, providing consultancy service is the ordinary business activity of Best Limited. GST liability arises from these ordinary transactions. Payment of GST pursuant to a demand by the taxation authority is a part of normal business operation of the company. Therefore, the recording the payment of GST as an extraordinary item is not correct. Such payments are ordinary expense and should be recognized as a part of profit or loss from ordinary activity. Perfect है, and cannot be treated as extraordinary item. Recognizing such payment as an extraordinary item is contrary to AS5. Perfect. बताइए. सिंपल है यार, कुछ ज्यादा मुश्किल आ नहीं रहा है. आप देखते हैं अपने साथ अगला क्वेश्चन नंबर AS नंबर 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का. एक बार फिर से पढ़ेंगे हम, फिर हम आगे चलेंगे. हाँ जी, तो मेरे को लगता है क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ गया होगा. ये 3 साल वाला क्वेश्चन देखते आ जाता है क्लास के अंदर यार. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का 3 साल वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है 18,000 लाख का टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज विद 3 years टाइम फ्रेम. द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूड प्रोविजन फॉर वेरिएशन इन वर्क विच में इफेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. तो कह रहा है अगर प्राइस बढ़ा हुआ कम हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो हम चेंज कर लेंगे. The contractor maintain detailed records of costs incurred and estimate of profit to be recognized each year. A summary of the financial data for the contract is as follows. Amount rupees in lakhs में है. Initial amount for revenue agreed in contract 18,000, 18 तीनों साल में सेम है. वेरिएशन हुआ है रेवेन्यू में 400 का, और वही 400 यहाँ पे सेम दिख रहा है क्योंकि 18 ही था तो 18,400 ही मैक्सिमम हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट कितना खर्च हो चुका है 4186. इसमें 12,336 एक स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे 200 2 स्टार लगे हुए हैं. और उसके बाद नीचे बोल रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट 1900, 2000 और 2000. जितने बच्चों ने भी क्लास में हमारा ये वाला क्वेश्चन किया हो, मैंने क्लास में आपसे ही करवाया था इवन ये क्वेश्चन, आपको याद होगा. इसके अंदर हम पहले क्या निकालते थे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन. और डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते थे, एक दिक्कत थी कि भाई हमारे पास ना टोटल एस्टिमेट कॉस्ट नहीं दी थी. तो वो कैसे निकालते थे हम, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते थे टोटल रेवेन्यू में से ये प्रॉफिट माइनस कर दीजिए. जो प्रॉफिट हमें होने वाला है 18,000 में से 1900 का प्रॉफिट माइनस कर दो तो बच जाएगा जी 16,100. अब 16,100 में से इतना खर्च कर दिया
तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लो। अब 4186 अपॉन में 16100, 4186 डिवाइडेड बाय 16100 इंटू 100, तो ये आ गया जी 26%। कितना आ गया? 26%। तो फर्स्ट ईयर का 26% आ गया डिग्री ऑफ कंप्लीशन। उसके अलावा सेकंड ईयर भी सेम करेंगे, थर्ड ईयर में भी सेम करेंगे। बस फर्क ये होगा कि यहां 12,336 के अंदर कोई बातें बोली गई हैं। कह रहा है इंक्लूड 200 लाख का स्टैंडर्ड मटेरियल है स्टोर एट द साइट टू बी यूज इन ईयर 3 टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि 12,336 के अंदर 200 लाख का सामान ऐसा है जो इस साल यूज नहीं हो पाएगा, वो अगले साल यूज होगा। 12,136 हमारा कॉस्ट इनकर्ड माना जाएगा सेकेंड ईयर का। और मेरे पास रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 18,400। तो 18,400 में से 2,000 निकाल दूं तो 16,400 मेरी कॉस्ट बन जाती है। और मैंने खर्च कितना करा है? 12,136। तो 12,136 डिवाइडेड बाय 16,400, ओ सॉरी, 12,136 डिवाइडेड बाय 16,400 इंटू 100, तो अराउंड 74% हो गया। और थर्ड ईयर का तो आप जानते ही हैं 100% आएगा। लेकिन कॉस्ट इनकम में पॉइंट है, डबल स्टार लगा हुआ है। एक्सक्लूड 200 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी कि इसमें 200 और ऐड कर दो, 16,400 बना दो इसे। यानी कि 200 का जो मटेरियल पिछले साल यूज नहीं हुआ था वो अगले साल यूज हुआ, तो वो 16,200 में जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप उसे ऐड कर देंगे, 16,400 बना देंगे। और आपकी जो कॉस्ट है देखो, वो ये देखो 16,400 ही बन रही है। तो थर्ड ईयर का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो 100% हो जाएगा। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो मेरी रेशियो बनी थी 26, 74 और 100%। तो 26, 74 और 100%, 26, 74 और 100%। ये देखो पूरी वर्किंग कर रखी है। रिवेन्यू रिवेन्यू रिवेन्यू, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, इतना इनकर्ड हो चुका है। और इसके बाद ये पक डिग्री ऑफ कंप्लीट। इसके बाद आप जानते हैं क्या करना होता है। तो 18,000 के प्रॉफिट को लेना है, 26% से मल्टीप्लाई करना है, माइनस कर देना है कितना? 4186, आपका प्रॉफिट निकल आएगा। 18,000 का 26% निकालो, 18,000 का 26% निकालिए, कितना आता है? 4680 माइनस करो 4186, तो मेरा पहले साल का प्रॉफिट आ रहा है 494, 494, 494, 494, ये लीजिए पहले साल का प्रॉफिट कितना आ गया? 494। ऐसे ही सेकेंड ईयर का निकालो और ऐसे ही थर्ड ईयर का निकालो, बस सिंपल। बताओ, समझ गए बात को? 3 साल वाला क्वेश्चन है यार, बहुत कर रखे हैं क्लासेस के अंदर, आप लोगों ने भी करे थे। तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। AS7 में 3 साल वाला क्वेश्चन बुक के अंदर गिवन है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले एएस की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, हमने पूरी कर ली है, यहीं से मिल जाएगी आप। आइए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, हो गया बेटा, पढ़ लिया आप सबने। आइए, क्लास लिमिटेड इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड रियल एस्टेट डेवलपर and builder engaged in residential and commercial projects.
In the financial year 25, the company purchased a unit of land situated in a prime location for 225 crores, intending to develop a high-end residential complex. Within a few months of acquisition, due to a strategic decision to relocate resources to another project and take advantage of favorable market condition, वे 225 करोड़ का लैंड खरीदा, उसे बनाएंगे, उसे बेचेंगे, एंड देन कुछ हुआ जिसकी वजह से हमें वो सारा का सारा प्लान जो है चेंज करना पड़ा. And now Class Limited sold the land at a price of rupees 360 crores. The company maintained proper books of account and all legal formalities of the transfer were duly completed. Advise Class Limited on the recognition of revenue from this transaction in the final statement of account for the year ended 31 मार्च पर. देखो, वैसे तो मैंने जगह ली थी किसके लिए कि हम बनाएंगे, उसको बनाकर बेचेंगे, लेकिन हमें उसको ऐसे ही बेचना पड़ा और हमें उसे बेचने में 225 जगह 360 यानी कि करीबन 135 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. क्या लगता है ये अब हमारे लिए रेवेन्यू 225 का खर्चा 360 की सेल बन जाएगा, 135 का करेंगे क्या? मेरे हिसाब से 360 का रेवेन्यू बुक करना चाहिए, क्योंकि आपने उसको वैसे भी बेचना ही था, तो अल्टीमेटली वो बिक ही गया है. बस फर्क ये है कि वो डायरेक्टली बिक गया है लैंड की फॉर्म में. Now AS9 revenue recognition state that revenue is recognized when it is earned. There is a reasonable certainty of its collection arising from the ordinary activity of the enterprise. Obviously बात है AS9 की definition. In this case, Class Limited is in the business of buying and selling properties. The land purchase and sold farm form part of its inventory. The sale of land 360 crore is a transaction arising from ordinary activity of the company. Therefore, the revenue is recognized when the sale is complete and collection is reasonably certain. Simple सी बात. In the light of AS5, the transaction will not be treated as an extraordinary item because it arises from the ordinary course of business. However, if the amount is of such size or nature and incidence, the disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise. The nature amount of such item should be disclosed separately. Hence, 360 crores realized from the sale of land shall be recognized as revenue in the year in which the sale is complete. बड़ी सिंपल सी बात है. अगर इसके अंदर 135 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है और आपको लगता है कि यार वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट है, तो वो AS5 के अकॉर्डिंग उसको आप एक्सेप्शनली ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट दिखा सकते हो. ये AS5 की तरफ से एक्स्ट्रा बात बोली गई है, अदरवाइज तो क्वेश्चन का पार्ट यहीं पे खत्म हो गया. चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं. AS9 के बाद आ गया AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. एक बार पढ़ लीजिए पूरा, फिर डिस्कस करेंगे. हाँ जी, पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन AS10 का. आइए. Zenith Limited, medium-sized manufacturing company engaged in the production of a pressing industrial components, has provided the following details of its fixed asset. You are required to calculate depreciation for each asset for the year ended 31 March 25. क्या निकालना है? Calculate depreciation निकालना है. Accordance with the provision of AS10 property plant and equipment. पहला केस कह रहा है मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 10 लाख के लिए. द मैनेजमेंट एस्टिमेट इट्स यूजफुल लाइफ 5 years. ठीक है.
The residual value at the end of its useful life based on 2020 prices is rupees 10 लाख. अच्छा, 10 लाख के लिए और 10 लाख की इसका रेजुअल वैल्यू भी है 5 साल में, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 0. परफेक्ट है. कंपनी ओन्स अ पीस ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर 50 लाख विच इज बीइंग हेल्ड यूज्ड इन द फैक्ट्री ऑपरेशंस. और कुछ बोला ही नहीं. लैंड वैसे भी हमारे लिए नॉन डेप्रिशिएबल होता है, तो इसका डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा? 0. Zenith Limited constructed a machine for its own use at a total cost of 5 lakh. The construction was completed on 1st April 24. The machine has a useful life of 10 years. However, the company did not commence using the machine until 31 March 25. कोई बात नहीं, यूज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास कंप्लीट तो हो चुकी थी ना, तो आपके लिए 5 लाख की मशीन पे 10 साल के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 50,000 का. और उसके अलावा अनदर मशीन वाज परचेज ऑन 1st April 2022 फॉर 50,000 having a useful life of 5 years and nil residual value. Subsequently, on 1 April 24, यानी कि 2 साल के बाद, the management decided that the machine would now be used only for 2 more years. वैसे 5 साल की थी, लेकिन 2 साल के बाद लगा कि जी मशीन अब और नहीं चल पाएगी, तो हर साल अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो गया? 50 माइनस 20, 30,000. और अगले 2 साल चलेगी, तो इसका मतलब अगले 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन हर साल कितना हो जाएगा? 15,000. तो जी 0 0 50 15 नील नील 50 और 15. सॉल्यूशन में डिटेल वगैरह दी हुई है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो यहाँ पर मेंशन है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन सिंपल सा था, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे पहले क्वेश्चन आ चुके. उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं अगला AS 12. जल्दी से पढ़िए, क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए.
हाँ जी, पढ़ लिया पूरा। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज बॉन्ड मार्क करना। AS 12 का अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने ये। Medieval Hospitals Limited, a reputed healthcare company operating a chain of multi-speciality hospital across India, had acquired 40 units of Doppler scan machines from Oliver Incorporation, USA, at a cost of US dollar 165,100 per unit at the beginning of the financial year 22-23. The prevailing exchange rate at the time was 50 per US dollar. यानी कि एक US डॉलर, एक मशीन जो है, डॉपलर मशीन जो है, ये पड़ रही है आपको 165,100 इंटू 50 रुपीज, ये बन जाता है 161,500 इंटू 50, तो करीबन बन जाती है 80,75,000 की। और आप लेके आए हो कितनी मशीन? 40 लेकर आए हो, इंटू 40 और कर लो, तो जी ये बन जाता है 32 करोड़, कितना था, 30 लाख, 32 करोड़ 30 लाख, या 3230 लाख कर दूं? हाँ, ये भी ठीक है। The acquisition was partly financed through a government grant amounting to rupees 5 crore. 5 crore की government grant मिलेगी, which was sanctioned specifically for the purchase of these machines under a healthcare modernization scheme. The grant was sanctioned with a specific condition that in the event of change in the management or ownership control of the company, the grant must be refunded to the government. अगर आपने कुछ भी चेंज किया मैनेजमेंट में या ऑनरशिप के अंदर, तो सारा पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। इन अप्रैल 25 का मतलब देखो यहाँ शुरुआत कहां से हुई थी, अप्रैल 22 से हुई थी, 22 से अप्रैल 23, अप्रैल 24, अप्रैल 25, यानी कि 3 साल के बाद 51% of the company's shareholding was acquired by an overseas investor, thereby resulting in a change in management control. Consequently, the company became liable to refund the entire government grant. ये 5 करोड़ जो आए थे वापस चले जाएंगे। उसके बाद the expected useful life of each Doppler scan machine is 5 years. And the company followed state line method of depreciation at 20% per annum. Additionally, Medieval Hospitals Limited incurred the following direct attributable cost. बैंक चार्जेस लगे थे फॉर द इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन एज अ होल, $4,000 के, तो $4,000 पे $50 के हिसाब से 2 लाख रुपए खर्च हुआ था तब। और सी फ्रेट लगा था 7500 पर यूनिट, तो 75 इंटू 40 यूनिट्स आई थी, 3 लाख ये लग गया, मोटा मोटा 5 लाख ये भी लग गया आपका। You are further informed that company has not maintained any capital reserve or deferred income. Deferred income मेंटेन नहीं कर रहे हैं ये। पहले ये फिक्स एसेट वाली ग्रांट है जिसके अंदर 2 मेथड हुआ करते थे, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। ग्रॉस मेथड में आप एसेट को कॉस्ट पे दिखाया करते थे और एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते थे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड इनकम की पॉइंट से बोल रहा है वही वाला। और दूसरा नेट मेथड जिसमें हम एसेट की कॉस्ट में से माइनस करते थे, ये डेफर्ड इनकम के लिए मना कर रहा है, यानी कि एसेट की कॉस्ट में से माइनस करना है 5 करोड़ की ग्रांट को। इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, you are required to advise the accounting treatment in the books of Midwell Limited as a result of the return of the government grant in the light of relevant provision of AS 12 accounting for government grant. तो जी ये 3230 लाख हो गया, इसके अंदर 5 लाख और ऐड कर दूं तो मेरे ख्याल से 3235 लाख हो जाएगा। इसमें से 5 करोड़ की ग्रांट आपने वापस कर दी, तो 500 माइनस कर दीजिए, 5 करोड़ में 500 आएंगे ना, यस 500 लाख, ये बन जाता है जी 2735 लाख। और इसके ऊपर 20% का मैं कैलकुलेशन करूं, अगर मैं सही कर रहा हूं, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए बस, 2735 इंटू 20%, 547 एक बार गया, 547 एक बार गया, 547 एक बार गया, तो 2735 में से 2735 में से माइनस करिए 547 माइनस 547 माइनस 547, तो जी 1094, और अगर रिफंड कर दिया तो 500 दोबारा ऐड हो जाएगा, तो 1594, ये बन जाएगी रिवाइज्ड वैल्यू। अब आई होप ये मेरी कैलकुलेशन ठीक करी हो, क्योंकि मैंने लैक्स में कराया क्वेश्चन को, तो गलत नहीं होना चाहिए। होपफुली देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ है, हमने 3302 निकाला था शायद, ये कितना निकाला था हमारा, ये 3302 हमारी यहीं पे गलती है कुछ, 165 इंटू 50 रुपये था, 40 के हिसाब से 3230, 3307 बन रहा है ये हमारा कैलकुलेशन गलत क्यों आ रहा है, 3302 कैसे आ गया ये, 165 था ना, हमने भी तो ये किया था, कितना अमाउंट था, 165 इंटू 50 इंटू 40, हाँ 3302 क्यों नहीं लिखा मैंने ये,
ये गलत कैसे हुआ? 1 65 100 ही था ना, लेकिन 1 65 100 इंटू 50 82,55,000, कुछ गलती लिखी इसका टाइप करते हुए, इंटू 40 करूंगा तो 3302 ही आ रहा है। 3302, 3307 और डेफिनेशन बदल जाएगा 500 माइनस करने के बाद, तो 2807। तो 2807 पे 3 साल का डेप्रिसिएशन वही है ना, 2807 पर 3 साल का डेप्रिसिएशन 20% के रेट से माइनस हो गया, 1123 आ गया, प्लस ब्रांच ऐड कर दी वापस। देखो पहले माइनस करते हैं नेट बनाने के लिए, रिफंड करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, और 1623 रिवाइज कैरिंग अमाउंट 1623, वो कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई लगता है टाइपिंग में, तो 165100 इंटू 40 के हिसाब से आप चेक कर लीजिए। आई गेस मेरे ख्याल से इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, कोई दिक्कत लगे बताओ, अच्छा क्वेश्चन है प्लीज मार्क कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ गया है IAS 13, IAS 13 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो ध्यान से। हाँ जी, ये क्वेश्चन याद आया आप लोगों को? कुछ कम राइट बेसिस, मार्केट प्राइस गिर गया एक्स राइट के बाद, याद आया कुछ? सेल ऑफ राइट, यस, सेल ऑफ राइट का एक्सेप्शनल केस, बोर्ड मार्क कर लीजिएगा, 4 मार्क्स में बन सकता है, ध्यान देना प्लीज। Mr. Rohan acquired 200 equity shares of Zeta Technologies Limited on a कम राइट बेसिस 1,40,000 एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आपसे 1,40,000 के शेयर्स खरीदे, एंड देन सब्सिक्वेंटली द कंपनी अनाउंस अ राइट इशू ऑफरिंग 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, तो एक के बदले में 1 शेयर मिल जाएगा, बट ये प्राइस कितना, 214 रुपए का। मिस्टर रोहन हाउएवर डिसाइडेड नॉट टू सब्सक्राइब द राइट शेयर एंड इंस्टेड सोल्ड हिज एंटायर राइट एंटाइटलमेंट फॉर 24,000 का इसने बाहर बेच दिया। आफ्टर द राइट इशू बिकम एक्स राइट, द मार्केट वैल्यू ऑफ हिज एग्जिस्टिंग शेयर्स, 200 शेयर की वैल्यू सिर्फ कितनी रहेगी, 1.20, 1.40 की वैल्यू रहेगी 1.20, 20 नुकसान हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट एंड फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर IAS 13 के अकॉर्डिंग। याद है आपको? सेल ऑफ राइट 24,000 रुपए, अगर आपकी वैल्यू गिर जाती है, मार्केट वैल्यू कॉस्ट का जो फर्क था, चेक करो, मार्केट वैल्यू रहेगी 1.20 की, कॉस्ट है 1.40 की, तो कितने का नुकसान हुआ है, 20,000 का नुकसान हुआ। ये 20,000 जो है ये तो कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जाकर, और बाकी का बचा 4,000 रुपए, ये इनकम बन के प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। सेल ऑफ राइट वाला टॉपिक, एक्सेप्शन केस लीजिए, चेक करिए। 20,000 वॉज लोअर देन द कॉस्ट 20,000 का, तो AS 13 के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टू अप्लाई 20,000 आउट ऑफ द राइट सेल प्रोसीड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 140 टू 120 एंड 4,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम। तो जी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया पॉइंट? सिंपल सा था ये, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, परफेक्ट है। चलिए अगले पे आते हैं, बोरिंग कॉस्ट। कैन इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज? बोरिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या इन्वेंट्री कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट आ सकती है? अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है तो इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे लिकर वाला एग्जांपल था जिसपे टाइम लगता है बनने में, क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या था, विच टेक्स सब्सटैंशियल टाइम फॉर गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज एंड सेल।
तो हमारे लिए अगर कोई इन्वेंट्री ऐसी है जो कि क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर सकती है, सब्सटैंशियल टाइम ले सकती है, मतलब 12 महीने या उससे ज्यादा का टाइम लग सकता है, इन दैट केस जितना भी आपका इंटरेस्ट वगैरह है वो सब कैपिटलाइज हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर कोई लास्ट में पॉइंट दिया होगा, interest cost should be included in the cost of inventory which meet the definition of qualifying asset in accordance with the provision of AS6। बाकी आप पूरा पढ़ लीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन पैटर्न पे मिलेगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाइए, AS17 का क्वेश्चन आया हुआ है, सेगमेंट रिपोर्टिंग, पूरा पढ़िए ध्यान से एक बारी। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन किस चीज का है? सेगमेंट रिपोर्टिंग का। सेगमेंट रिपोर्टिंग याद है आपको? 10% और मोर, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एसेट्स, प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर, वो सब वहां पे लेना पड़ेगा आपको। सेम पैटर्न पे आ गया। सेगमेंट आपके पास चार सेगमेंट है, फैन, लाइट, लैंप और प्रिंटर। इंटर सेगमेंट सेल आपस में की गई, एक्सटर्नल सेल बाहर की गई, टोटल एसेट। हाउ मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट डज गार्नेट लिमिटेड हैव एज पर दी revenue and asset criteria given in AS17? State reason for your answer। एक बात बताएंगे आप? पहले एसेट्स की बात कर लेता हूँ। 44,500 का 10% कितना होता है? 44,450। तो जो जो इनमें से 4450 से ऊपर है, ये और ये दोनों के दोनों रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये और ये रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बन पाएंगे। सिंपल, कोई डाउट तो नहीं? उसके बाद इनकी टोटल सेल कितनी बन रही है? इसकी टोटल सेल बन रही है 14,100, इसकी कितनी बन रही है 1,600, इसकी कितनी बन रही है 1,500, इसकी कितनी बन रही है 1,300, और टोटल सेल कितनी बन रही है 18,500। अब इसका भी वही कहानी है, 10%। 10% मतलब 1850। अब 1850 से ऊपर कौन है? ये है, नहीं है, ये भी है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, यस ये है 14,100। लेकिन इसके अलावा एक चीज और देखते थे, एक्सटर्नल सेल का 75% भी देखना पड़ता था। अगर आपका ये वाला सेक्शन इसका 75% से ऊपर निकल गया तो ये भी हमारा काम पूरा बन जाएगा। तो 14,000 का 75% अगर मैं निकालूं 3/4 तो ये बन जाएगा जी 10,500। लो जी, ये भी पूरा हो गया, 10,900 बन रहा है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल सेल का 75% वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया। तो मेरे हिसाब से टोटल एसेट के अकॉर्डिंग 2 रिपोर्टेबल सेगमेंट है और रेवेन्यू के अकॉर्डिंग सिर्फ एक फैन एक ऐसा है जो कि आपका एक रिपोर्टेबल सेगमेंट बन रहा है, वो 75% की एक्सटर्नल सेल वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। देखो बता रखा है 10% और मोर टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स। तो यहां पर इसका आंसर दिया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर क्राइटेरिया सेगमेंट फैन इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट एज इट्स सेल आर मोर देन 1850 lakhs। Moreover, total external revenue attributable to reportable segment is also more than 75% of total enterprise revenue. On the basis of asset criteria, fan and light are reportable segment as their assets are more than 4450। ये लीजिए, हम उसको टेबल बनाया करते थे, आप ऐसे कर लीजिए, लिख के कर लीजिए, आंसर निकलेगा वही वाला। आप बताओ, बात समझ में आई? सिंपल है ना यार, बड़ा सिंपल सिंपल सा तो आ रहा है। आरटीपी में तो यार मैं कह रहा हूँ बहुत आसान आसान से आते हैं। चलिए थोड़े बहुत रह गए, इसे भी खत्म करते हैं। आइए AS18 देखिए। मिस्टर राजीव KMP है ऑफ रायजादा लिमिटेड, रिसीव अ चेक कितने का मिला? 70,000 टुवर्ड्स reimbursement of expense incurred on stay in hotel, conference expenses etc. Visiting some meeting on behalf of the company, कंपनी के बिहाफ पे गए थे। You are required to guide whether the above transaction is covered under AS18। एक बात बताओगे, KMP का जो मिलता था वो उनकी रेम्यूनरेशन का पॉइंट था, तब जाकर वो रिलेटेड पार्टी में कंसिडर होते थे और उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी।
लेकिन इनको जो पैसे मिल रहे हैं ये रेम्यूनरेशन की नहीं मिल रहे हैं, ये काम से गए हैं, कंपनी के काम से गए हैं, वहां खर्चा हुआ है, वो पैसे इनको हमने रीइंबर्स करें। क्या ये आपके लिए डिस्क्लोजर का पार्ट होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। Related party disclosure enterprise over which KMP and its relative are able to exercise significant influence are related party. Clause D. Thus, as per the facts of the case and provision of AS, KMP is a RP of the company, but reimbursement is not the nature of remuneration, hence not to be disclosed in the financial report. Perfect है, सही जवाब, perfect। चलिए अगले पे आ जाइए। भाई देखो सिंपल सी बात है ना, अगर कोई KMP है और वो रेम्यूनरेशन उठाता तो जी डिस्क्लोजर का पार्ट बनता, लेकिन जो वो पैसे ले रहा है वो तो कंपनी के काम के पैसे ले रहा है यार, अपने लोग ले ही नहीं रहा कुछ भी, तो इन दैट केस ये वाला पैसा रिपोर्टिंग का पार्ट नहीं बनता है। चलो लीज का पॉइंट आ गया, AS90 लीज तो अच्छा क्वेश्चन है, बॉन्ड मार्क कर पढ़ लीजिए पहले पूरे एक बारी, आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन में क्या पार्ट है ये। हाँ जी पढ़ लिया, क्या क्वेश्चन है? 1 अप्रैल 24 के दिन मानसी लिमिटेड सोल्ड अ प्लांट फॉर ₹8,52,800। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट ऑन दैट डेट वाज 1,80,000। द सेल वाज अ पार्ट ऑफ द पैकेज अंडर विच आकाश लिमिटेड लीज द एसेट टू मानसी लिमिटेड फॉर 8 ईयर टर्म्स। मतलब मैंने मानसी ने बेचा है एंड देन द सेल वाज अ पार्ट, आकाश लिमिटेड ने उसे वापस से लीज पे दे दिया। क्या सर ये सेल एंड लीज बैक है? हाँ बिल्कुल सेल एंड लीज बैक है। अच्छा, the economic life of the asset is estimated as 8 year. The minimum lease rental payable by the lessee was fixed, कितना देगा? 1,60,000 देगा annually beginning from 31st March 25, and the incremental borrowing interest rate कितना दिया? 10% का। Calculate the net effect on statement of profit and loss in the books of Mansi Limited. लेकिन पॉइंट यह है कि जो बेचा है इसके बाद जो ये एसेट वापस आया है लीज पे, ये लीज कौन सी है? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट याद है, सेल एंड लीज बैक का ट्रीटमेंट अलग अलग था। फाइनेंशियल लीज था तो उसके अंदर हम देखते थे कि भाई ये डेफर्ड हो जाएगा डेप्रिसिएशन की रेशियो में, और अगर ये ऑपरेटिंग लीज था तो अलग अलग केस देखते थे, सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस फेयर वैल्यू, या फिर सेल वैल्यू इज लेस देन फेयर वैल्यू, सेल वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लीज कैसी है। अच्छा, लीज के लिए उसने क्या बोल रखा है कि हमें अगले 8 साल का रेंट कितना मिले। अगर ये 8 साल का जो लीज रेंटल हमें मिलने वाला है, अगर ये 90% से ज्यादा निकल आया फेयर वैल्यू वाला पार्ट, तो इन दैट केस मेरा काम बन जाएगा। मतलब अगर मेरी ये नो लीज रेंटल है ये 90% भी रिकवर कर गए मेरी फेयर वैल्यू का, तो मेरा काम बन जाएगा। अब 1,60,000 रुपए 10% के रेट से 8 साल के लिए कितने बनते हैं वो चेक कर लेते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, सॉल्यूशन में होगा वहां से निकाल लेते हैं। आइए, ये कर रखा है देखो, 10% 8 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना बन गया? 5.335, 1,60,000, 8,53,600, 8,53,600, और जो मेरी फेयर वैल्यू थी वो कितनी थी? 8,52,800। यानी कि ये तो भाई 100% से ऊपर रिकवर कर गया। इसका मतलब मेरे लिए कैसी लीज बन गई? फाइनेंस लीज बन गई। और अगर फाइनेंस लीज बन गई तो एसेट को बेचने में जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट डेफर किया जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट इन द रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन, इन द रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन। जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये प्रोविजन मैंने करा रखा है आपको। तो मेरे पास यहां पर जो बेचने में प्रॉफिट हुआ है 6,72,800, सेल वैल्यू माइनस मेरी WDV will not be recognized as income in the year in the sale of the books of lessee Mansi Limited. It should be deferred and amortized over the lease term in proportion to the depreciation of the lease asset.
तो अब हर साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा 1,06,600, क्योंकि ये मेरी कॉस्ट बन जाएगा, और जो मेरा प्रॉफिट था वो हर साल 84,100 वो भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा। द नेट इफेक्ट ऑफ अ डेबिट, देखो ये खर्चा बनने वाला है, ये इनकम बनने वाला है, मैंने उल्टा बोल दिया, ये मेरी इनकम बनने वाला है शायद, 1,06,000 डेप्रिसिएशन है और ये इनकम वाला पार्ट है, अमोर्टाइज हो रहा है, यस। ये मेरे लिए एक्सपेंस है, ये मेरे लिए मेरी इनकम है, तो नेट इफेक्ट मेरे प्रॉफिट लॉस पे कितना पड़ेगा, 22,500 प्रॉफिट लॉस 8 साल के लिए कवर्ड बाय द लीज का। अच्छा क्वेश्चन है यार, पक्का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिल सकता है। AS 19 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए परफेक्ट है। अगला आ गया जी अर्निंग पर शेयर। पढ़िए ध्यान से प्लीज, एक बारी जल्दी से पढ़िएगा। हाँ जी देखिए, अर्निंग पर शेयर लिखा हुआ है, AS 20 का क्वेश्चन है। शुड एप्रोप्रिएशन टू मैंडेटरी रिजर्व बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। EPS निकालते वक्त आपके पास जो PBIT होता है या EBIT होता है, माइनस करते हो इंटरेस्ट, PBT बचता है, माइनस करते हो टैक्स, ये बच गया जी अर्निंग अवेलेबल फॉर किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो बच जाता है इस पे निकलता है अर्निंग पर शेयर। क्या कोई भी रिजर्व माइनस करना होता है? द आंसर इज नो, कोई रिजर्व माइनस नहीं करना होता। AB Limited is a company engaged in manufacturing industrial packaging equipment. As per the terms of an agreement entered into with the debenture holder, the company is required to appropriate adequate portion of its profit to a specific reserve over the period of maturity of the debenture, such that at the redemption date, the reserve constitute at least half the value of such debenture. So basically, ये DRR की बात कर रहे हैं. And such appropriation are not available for distribution to the equity shareholder. AB Limited has excluded this from the numerator in the computation of basic EPS. Excluded from the numerator. Numerator मतलब ऊपर जो वैल्यू थी अर्निंग वाली. Is this treatment correct? तो क्या लगता है ये माइनस होना चाहिए था, रिजर्व नहीं माइनस होना चाहिए था? तो देख लीजिए, the treatment made by the company is not correct. तो हमारे अपने पास ऐसा कोई अमाउंट माइनस करना ही नहीं होता है। जो भी ऐसा कोई रिजर्व आप बना रहे हो वो रिजर्व यहां से माइनस नहीं होगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर निकालते हैं किसी तरह के कोई रिजर्व माइनस नहीं किए जाते हैं। The appropriation made to such a mandatory reserve created for the redemption of debenture would be included in the net profit attributable to the equity shareholder for the computation of basic EPS. For the purpose of calculating basic earning per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholder should be the net profit or loss for the period after deducting preference dividend and any attributable tax thereto for the period. With an emphasis on the phrase attributable to the equity shareholder, it may be construed that such amount appropriated to mandatory reserve, though not available for distribution as dividend, are still attributable to equity shareholder. Accordingly, these amounts should be included in the computation of basic EPS. तो जो क्वेश्चन ने किया है वो गलत किया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए अगला आ गया जी, AS 26 आ गया, इंटैंजिबल एसेट्स। और ये देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, बेसिकली अमोर्टाइजेशन करना होगा। 600 लाख का कॉस्ट है, 5 साल इसकी लाइफ है, और अमोर्टाइजेशन करते हैं द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स 300 300 300 150 150, इस रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा 600 को। आफ्टर थर्ड ईयर, वही वाला क्वेश्चन, आफ्टर थर्ड ईयर इट वाज एस्टिमेटेड दैट द पेटेंट्स वुड हैव एन एस्टिमेटेड बैलेंस फ्यूचर लाइफ ऑफ 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के बाद हमें लगा कि अगले छठा साल भी आ जाएगा, और छठा साल जो आएगा वो हमें कितना देके जाएगा, 75। तो पहले 5 साल की रेशियो अलग रहेगी, फिर अगले 3 साल की रेशियो अलग रहेगी।
डिटरमाइन द amortization कॉस्ट ऑफ द पेटेंट ऑफ ईच ऑफ द अबव ईयर एज पर अकाउंटिंग। 600 के हिसाब से कितना बनेगा, 300 डिवाइडेड बाय 3 3 6 3 9 3 12, तो 150 150 150, ये आप पहले 3 साल में कर चुके होगे। बचा कितना, 150। अब ये राइट ऑफ कितना होगा, 150 150 300 अपॉन 375, अब ये इस रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाय 375 इंटू 150, तो ये हो गया जी 60 60 और 30। अब ये ऐसे राइट ऑफ हो जाएगा। चेक कर लो, 450 यहाँ चले गए, 150 यहाँ चले गए, 600 राइट ऑफ हो गया आपका। सिंपल तो था, 150 150 150 60 60 30, 600 राइट ऑफ। सिंपल था, बुक का क्वेश्चन है यार, करा हुआ एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है। चलो परफेक्ट है, अगले पे आते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन स्कोप एंड फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर एज पर AS 27। अब AS 27 के अकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर कितने तरह के थे याद है, JCA JCO JCE। तो स्कोप ऑफ AS 27 में उसके बारे में बताना है। जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन JCO, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट JCA और जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वही वाला पार्ट है, तो थ्योरी मैंने आपको क्लास में लिखवा रखा है, वही वाले पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला है। तो ये सब आपका रीडिंग वाला पार्ट है, इसमें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आप अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अच्छा है मेरे पास आपको कराने के लिए, इंपेयरमेंट AS 28 का। बॉर्ड मार्क करिएगा, पढ़ लो पहले एक बारी, बस खत्म होने वाला है, थोड़ी देर का और रह गया। हाँ जी पढ़े, इंपेयरमेंट का टॉपिक। एक्स लिमिटेड परचेज अ फिक्स एसेट फॉर 4 years अगो, 150 लाख का, एंड डेप्रिशिएट इट 10% per annum on straight line method. At the end of the 4th year, it has revalued the asset 75 lakhs and has write off the loss on revaluation to the profit and loss account. 150 लाख का लिया था, 4 साल में डेप्रेशन लग गया होगा 60, वैल्यू कितनी बची 90, वैल्यू रिवैल्यू हुई 75 पे, कितने का लॉस हो रहा है 15 लाख का रिवैल्यूएशन लॉस, प्रॉफिट लॉस जा रहा है। However, on the date of revaluation, the market price is 67.5 lakhs and the expected disposal cost is 3 lakhs, यानी कि अगर आप इसे बेचोगे तो ये 64.5 का बिक जाएगा नेट करने के बाद। What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis of the fair value of revaluation surplus? It determined by market value. The value in use is estimated is rupees 60 lakh. याद है आपको रिकवरेबल अमाउंट हुआ करता था, क्या क्या रिकवरेबल अमाउंट था आपका, आपकी जो NSP थी नेट सेलिंग प्राइस यानी कि 64.5 लाख, और वैल्यू इन यूज कितना है 60 लाख, विच एवर इज हायर 64.5 लाख, और आप इसे कैरिंग अमाउंट से माइनस करेंगे रिकवरेबल अमाउंट को, तो आपको इंपेयरमेंट लॉस मिल जाएगा। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना चल रहा है 75 लाख का कैरिंग अमाउंट चल रहा है, 64.5 लाख का मेरा ये आ गया। तो मुझे यहाँ पे इसके बेसिस पर अपने पास रिवैल्यूएशन लॉस का ट्रीटमेंट बताना है, और वो उन्होंने प्रॉफिट लॉस में डाल दिया है वैसे भी। आइए पढ़ते हैं एक बार ध्यान। तो जी आपके पास 150 में से 60 गया, कितना बचा 90, 15 गया 75 का रिड्यूस कैरिंग अमाउंट है मेरा रिवैल्यूड वाला, और उस 75 में से मैंने माइनस किया अपने पास 64.5 60 विच एवर इज हायर 64.5, मेरा कितना आ गया इम्पेयरमेंट लॉस 10.5, and thus impairment loss of 10.5 should be recognized as an expense in the statement of profit loss immediately, since there was downward revaluation of asset which was already charged to profit and loss. हाँ
अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता तो मैं इस रिवैल्यूएशन इंपेयरमेंट लॉस को पहले इससे एडजस्ट करता और फिर आगे का ट्रीटमेंट करता। तो रिकवरेबल अमाउंट आया था आपका 64.5, आपकी कैरिंग अमाउंट चल रही थी 75, तो आपका जो इंपेयरमेंट लॉस आया वो 10.5 का आया। पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था नहीं, तो इसलिए आपका इंपेयरमेंट लॉस और साथ साथ रिवैल्यूएशन लॉस दोनों के दोनों आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चले गए। आसान था ये, मुश्किल नहीं था, मतलब इजी था। और मेरे ख्याल से अभी आखिरी क्वेश्चन बच गया है, आइए तो खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एस नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से और खत्म करते हैं। जी पढ़ लिया। An oil company has been contaminating land for several years. It does not clean up because there is no legislation requiring cleaning up. भाई एक लैंड को यूज कर रहे हो, खराब कर रहे हो और कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको कि उसे क्लीन करो। 31/25 को इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट अ लॉ रिक्वायरिंग अ क्लीन अप ऑफ लैंड ऑलरेडी कंटामिनेटेड विल बी enacted shortly after the year end. Is provisioning presently necessary? मतलब अब आपको लगता है ऐसा कानून आने वाला है जिसकी वजह से आपको ये काम करना पड़ेगा, तो क्या आपको इसके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, इस चीज के ऊपर पॉइंट है। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने बुक के अंदर कवर कर रखा है ऑलरेडी। ऐसे वाले केस में लोग जनरली प्रोविजन बनाते नहीं है, याद है आपको, क्योंकि हमारे पास इस पे आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो a past event will lead to present obligation when the enterprise has no realistic alternative to settle the obligation created by the past event. However, the environmental damage is caused, there may be no obligation to remedy the consequence. The causing of the damage will become an obligating event when a new law requires the existing damage to be rectified. The detail of proposed new law have not yet to be finalized, and obligation arise only when the legislation is virtually certain to be enacted. वो कह रहे हैं जब लॉ आएगा तभी बनाएंगे। In the given case, it is virtually certain that law will be enacted requiring cleanup of land already contaminated. Therefore, an oil company has to provide for such cleanup costs in the year in which the law is virtually certain to be enacted. तो जब तक लॉ नहीं आ रहा है तब तक हम क्यों बनाएं? उनका बेसिक कहने का मतलब वही है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई प्रोविजनिंग नहीं की जाएगी अनटिल अनलेस जब तक लॉ नहीं बन जाता। अगर लॉ बन जाता है तो इन दैट केस ये वाला प्रोविजन आपका बनाया जाएगा। तो ये था आरटीपी 2026 का, के अंदर हमने ऑलमोस्ट काफी एएस के क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। और अगर इनमें से कोई भी एक दो निकल आया तो बहुत अच्छी बात होगी, प्लीज जरूर कीजिएगा। मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, आप साथ साथ ही देखते देखते कंप्लीट कर रहे होंगे, अच्छी बात है। नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्या पता कोई सेम क्वेश्चन मिल जाता है। जब एएस का देखा हुआ क्वेश्चन आता है ना तो हाथ अच्छा चलता है, स्पीड से एग्जाम के अंदर हेल्प रहती है, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ साथ मैं कल आपके साथ एक और, मतलब कल नहीं एक आध दिन के अंदर एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ। इस बार जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे एडवांस अकाउंट के पेपर के अंदर, 89 मार्क्स आए थे उस बच्चे के, शुभम के, उसको पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसने अपना पेपर कैसे किया था, प्रेजेंटेशन में मार्क्स कटे, कहाँ मार्क्स कटे। 89 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं सीए इंटर के अंदर, एडवांस अकाउंटिंग के पेपर के अंदर। आई होप आप भी ऐसे ही मार्क्स लेकर अपने पेरेंट्स को, मुझको प्राउड फील कराएंगे और हम आगे ही ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, और जाइए अपने पास इसकी तैयारी और अच्छे से करना शुरू। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, जय माता दी।